माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो DSSB PRT के एग्जाम्स की डेट आ गई है, उसी की रिगार्डिंग ये कुछ और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मैडम NIOS से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने भी जब आप लोगों को PYQs करवा रही हूँ तो बहुत सारा जो पैटर्न है वो NIOS बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि वहां से ही चीजें ज्यादातर ली जा रही हैं। तो ये NIOS की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, यानी कि आपके इसमें NIOS जो DLED का कोर्स है उसमें आपके 10 कोर्स है, 501 से 510, मतलब 501 से 510 तक है। और हर एक में कुछ ब्लॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो ये जो पहला ब्लॉक है 501 का पहला ब्लॉक है, इसमें 4 यूनिट है। अब एक एक ब्लॉक को मैं कंप्लीट करवाऊंगी तो एक ही वीडियो में 4 यूनिट, मतलब आप लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चीजें बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो हम यूनिट वाइज यहाँ पर करेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट यूनिट का एक निचोड़ आप देख पाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपका कोर्स 501 ब्लॉक 1 का पहला यूनिट हम डिस्कस करेंगे। हम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूं ताकि हम इनोवेटिव तरीके से चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकें। मतलब मैं कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से चीजें समझ आ जाए और एक मूवी, एक कहानी की फॉर्म में चीजें आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये इनोवेटिव तरीका है, टेक्नोलॉजी की हेल्प यहाँ पर मैंने ली है, उसी फॉर्म में मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूंगी। हाँ, जो PYQs वाली वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को फिजिकली सारी की सारी चीजें करवाऊंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं मतलब ये वाला कोर्स भी करवा दूं और वो वाला भी, ठीक है, PYQs भी करवा दूं। तो इसको मैंने आप लोगों के लिए इनोवेटिव तरीके से लाने की कोशिश की है। ये मतलब जितना बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ उससे बहुत बेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी की पूरी वीडियो को आपको सुनना है। PPT, मतलब सारी चीजें PPT के थ्रू सब कुछ आपको इतना बेहतर तरीके से समझ आएगा, क्योंकि जब मैंने ये मेथड देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं इसी मेथड के थ्रू आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करूं। तो NIOS की वीडियोस आपको इसी पैटर्न में मिलेंगी, जो भी आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक डिस्कशन की फॉर्म में रहेंगी, ठीक है। मतलब आप बेहतर तरीके से एक मूवी की तरह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो DSSB PRT की तैयारी में सच कहूं तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन का इतिहास। हाँ, ये बात तो है। जब भी मैं ये कमीशंस और एक्ट्स की लिस्ट देखती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। मतलब मैकाले, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सब कुछ जैसे आपस में मिला हुआ लगता है। बिल्कुल, और ये कंफ्यूजन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं है, ये विचारों की एक पूरी लड़ाई है। हाँ। और DSSP के पेपर्स में खासकर जो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाला सेक्शन है, वहां से सीधे सीधे सवाल यहीं से आते हैं। अच्छा। और चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। हम प्राचीन भारत के ज्ञान के युग से शुरू करेंगे, फिर अंग्रेजों के दौर से होते हुए आजादी से ठीक पहले तक के सफर को देखेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। बहुत बढ़िया। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, प्राचीन भारत से। उस समय पढ़ाई का मतलब क्या था? आज जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आज जैसा तो बिल्कुल नहीं। तब शिक्षा का लक्ष्य नौकरी पाना नहीं था, बल्कि मुक्ति था, लिबरेशन। मुक्ति। हाँ, इसे ज्ञान की तीसरी आंख माना जाता था। एक श्लोक भी है, ज्ञानम तृतीयम मनुष्यस्य नेत्रम, मतलब ज्ञान ही मनुष्य की तीसरी आंख है। सोच ये थी कि शिक्षा के बिना इंसान और पशु में कोई खास फर्क नहीं है। सारी इज्जत, सारा विनय वो ज्ञान से ही आता था। विद्या ददाति विनयम। और ये होता कहाँ था सब? मैंने गुरुकुल सिस्टम के बारे में बहुत सुना है। हाँ, शिक्षा का जो केंद्र था वो गुरुकुल ही था, लेकिन उसे सिर्फ एक स्कूल मत समझिए, वो एक पूरी जीवन शैली थी। अच्छा। प्रकृति की गोद में गुरु और शिष्य का रिश्ता भी बहुत गहरा होता था। गुरु सिर्फ टीचर नहीं थे, वो एक पिता, एक संरक्षक, एक फादर फिगर की तरह थे। और स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती थी? क्या उन्हें भी होमवर्क का टेंशन होता था? उनका जीवन अनुशासन पर आधारित था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते थे। पर उनकी परीक्षाएं थोड़ी अलग थीं। जैसे उनमें विनम्रता लाने के लिए मधुकरी की प्रथा थी, जिसमें उन्हें भिक्षा मांगकर भोजन लाना होता था। अरे वाह। इससे उनका अहंकार टूटता था। और गुरु की सेवा करना वो तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। पर इन सब में सबसे कमाल की बात थी बराबरी। इगैलिटेरियनिज्म। बराबरी मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आप कृष्ण की तरह राजा के बेटे हैं या सुदामा की तरह किसी गरीब के, नियम सबके लिए एक थे। वाओ,
मतलब राजकुमार को भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। ये तो आज सोचना भी मुश्किल है ना? बिल्कुल। तो क्या ये गुरुकुल मॉडल ही हमेशा चलता रहा या इसमें भी कोई बदलाव आया? हाँ, मेरा भी यही सवाल था। मतलब ये सिस्टम छोटे ग्रुप्स के लिए तो ठीक है, पर बड़े पैमाने पर शिक्षा देने के लिए क्या ये काफी था? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, बौद्ध काल। अच्छा। बौद्ध काल में शिक्षा इन छोटे छोटे जंगलों के आश्रमों से निकलकर बड़े और संगठित संस्थानों तक पहुंची। हम कह सकते हैं कि ये भारत में विश्वविद्यालयों के उदय का समय था। जैसे नालंदा, तक्षशिला। बिल्कुल। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्व प्रसिद्ध केंद्र बने। अब शिक्षा का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ज्ञान का निर्माण करना, उसे सहेजना और दुनिया भर में उसका प्रसार करना भी था। मैंने सुना है कि नालंदा में एडमिशन लेना आज के आईआईटीज से भी ज्यादा मुश्किल था। आप मजाक नहीं कर रही हैं? वाकई बहुत मुश्किल था। यूनिवर्सिटी के गेट पर ही द्वार पंडित होते थे, जो एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट लेते थे। गेट पर ही? हाँ, सोचिए, जो उस परीक्षा में पास होता सिर्फ वही अंदर जा सकता था। और वहां सिर्फ वेद नहीं, बल्कि तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और यहाँ तक कि युद्ध कला की भी शिक्षा दी जाती थी। तो अगर हमारे पास नालंदा जैसे संस्थान थे, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? अंग्रेजों के आने से ऐसा क्या बदल गया कि हम ज्ञान के युग से सीधे प्रशासन के युग में पहुंच गए? यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अंग्रेज जब आए तो उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए थे जो मुक्ति की खोज करें। उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए थे जो उनके साम्राज्य को चलाने में मदद कर सकें। मतलब क्लर्क और मुंशी? बिल्कुल, क्लर्क, मुंशी, छोटे प्रशासक। तो शिक्षा का पूरा मकसद ही बदल गया। चरित्र निर्माण की जगह अब जोर आ गया क्षमता निर्माण पर, एफिशिएंसी बिल्डिंग। और इसकी शुरुआत कब हुई? वो 1813 का चार्टर एक्ट, वहीं से सब शुरू हुआ। एकदम सही। 1813 का चार्टर एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए ऑफिशियली 1 लाख रुपए दिए। पर इस पैसे को लेकर भी तो कोई बहस हुई थी। हाँ, और बहुत बड़ी बहस। ये एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट डिबेट के नाम से मशहूर है। अच्छा। ओरिएंटलिस्ट्स कहते थे कि भारतीयों को उनकी अपनी भाषाओं में पढ़ाओ, संस्कृत, अरबी, फारसी में। और एंग्लिसिस्ट्स, जिनका लीडर था मैकाले, वो कहते थे कि ये सब बेकार है, सारा पैसा सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करो। और जाहिर है मैकाले ही जीते होंगे। मैंने उनकी वो मशहूर लाइन पढ़ी है कि यूरोप की एक शेल्फी पूरे भारत के साहित्य से बेहतर है। हाँ, 1835 में मैकॉले के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन सोच और पसंद में अंग्रेज हो। इसी से उनकी वो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जुड़ी है ना? ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है, फिल्टर। बिल्कुल, और यह सिद्धांत परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैकॉले का मानना था कि सरकार को सिर्फ समाज के ऊपरी अमीर वर्ग को अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए। और बाकी लोगों का क्या? उनका तर्क था कि ज्ञान इन लोगों से छन छन कर, यानी फिल्टर होकर, अपने आप आम जनता तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये तो बड़ी अजीब सोच है। क्या उन्हें सच में लगता था कि ज्ञान ऐसे छन कर आएगा, या मकसद कुछ और था? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। नतीजा यही हुआ कि एक छोटा सा पढ़ा लिखा तबका तो तैयार हो गया, लेकिन देश की बड़ी आबादी शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रह गई, एक गहरी खाई बन गई। तो क्या पूरी ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था मैकाले की इसी सोच पर चलती रही, या किसी ने इस फिल्टर को हटाने की कोशिश भी की? कोशिश हुई, और एक बहुत बड़ी कोशिश हुई। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच। अच्छा, वुड्स डिस्पैच। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पहली बार मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी को खारिज किया और कहा कि आम जनता को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ से चीजें थोड़ी बेहतर हुई। इसने क्या बड़े बदलाव किए? इसने आज की शिक्षा प्रणाली की पूरी नींव रखी। एक पिरामिड बनाया गया। सबसे नीचे प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और सबसे ऊपर विश्वविद्यालय। ये तो आज भी है। बिल्कुल, और इसी की सिफारिश पर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनी। एक तरह से वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा का वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिस पर आज तक हमारी गाड़ी चल रही है। तो अगर वुड्स डिस्पैच ने पूरा सिस्टम बना दिया था, तो फिर उसके बाद इतने सारे कमीशन क्यों आए? हंटर, सैडलर, हार्टॉग, ये सब क्या कर रहे थे? आप इन्हें सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। मशीन तो बन गई थी, अब ये कमीशन उसकी कमियों को दूर करने आ रहे थे। जैसे 1882 में हंटर कमीशन ने देखा कि सब लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा मतलब वोकेशनलाइजेशन पर जोर दिया।
दो रास्ते बनाए, स्ट्रीम ए यूनिवर्सिटी के लिए और स्ट्रीम बी वोकेशनल कोर्स के लिए। और सैडलर कमीशन, उससे क्या निकला? सैडलर कमीशन 1917 ने आज के 10+2 सिस्टम की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट को डिग्री कॉलेज से अलग करके स्कूल से जोड़ना चाहिए और डिग्री कोर्स 3 साल का होना चाहिए। ने प्राइमरी एजुकेशन की एक बहुत जमीनी समस्या की ओर ध्यान दिलाया। वेस्टेज का मतलब था कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे और स्टैग्नेशन का मतलब था कि एक ही बच्चा एक ही क्लास में कई साल तक फेल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूल खोलने से कुछ नहीं होगा, हमें बच्चों को स्कूल में रोक कर भी रखना होगा। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज अपने हिसाब से सिस्टम को सुधार रहे थे, पर क्या इस दौरान भारतीय विचारक चुपचाप सब देख रहे थे? क्या कोई भारतीय मॉडल पेश नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया, और ये ब्रिटिश मॉडल का एक बहुत शक्तिशाली जवाब था। 1937 में वर्धा में गांधी जी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का एक क्रांतिकारी विचार रखा। गांधी जी की नई तालीम, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये अलग कैसे थी? इसके 4 आधार स्तंभ थे। पहला, शिल्प के माध्यम से शिक्षा, मतलब बच्चों को किताबों से नहीं बल्कि किसी काम जैसे कताई या खेती के जरिए सिखाया जाए। दूसरा सिद्धांत था आत्मनिर्भरता। आइडिया ये था कि बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों को बेचकर स्कूल का खर्च निकल आए। वाह, मतलब अर्न व्हाइल यू लर्न का कॉन्सेप्ट, ये तो आज भी बहुत मॉडर्न लगता है। बिल्कुल। तीसरा स्तंभ था शारीरिक श्रम का सम्मान, और चौथा और सबसे जरूरी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, अंग्रेजी नहीं। और फिर आजादी से ठीक पहले सार्जेंट रिपोर्ट आई, क्या वो इन सब विचारों का एक निचोड़ थी? आप कह सकती हैं। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 को आजादी से पहले भारत में शिक्षा का सबसे व्यापक ब्लूप्रिंट माना जाता है। अच्छा, ब्लूप्रिंट। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य था 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। ये लक्ष्य तो आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल। रिपोर्ट ने 40 साल का लक्ष्य रखा था, भारत से निरक्षरता को पूरी तरह खत्म करने का। ये आजादी की सुबह से ठीक पहले शिक्षा के भविष्य का एक बहुत बड़ा विजन था। चलिए, ये सब समझने के बाद अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो फिर परीक्षा के नजरिए से एक क्विक फायर राउंड हो जाए। मैं नाम लूंगा, आप बस कीवर्ड बताइएगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। प्राचीन काल, तीसरी आंख और मुक्ति, 1835 मैकाले, फिल्ट्रेशन थ्योरी, क्लर्क और अंग्रेजी शिक्षा, 1854 वुड्स डिस्पैच, मैग्ना कार्टा और शिक्षा का पिरामिड, 1929 हार्टॉक समिति, अपव्यय और अवरोधन यानी वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, 1937 वर्धा योजना, गांधी जी क्राफ्ट के जरिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता, और आखिरी 1944 सार्जेंट रिपोर्ट। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का पहला ब्लूप्रिंट। शानदार। अगर ये कीवर्ड्स याद रह गए तो इस टॉपिक से जुड़े सवाल कभी गलत नहीं होंगे। यह चर्चा तो वाकई बहुत उपयोगी थी। अब पूरा नक्शा दिमाग में साफ हो गया है कि कैसे गुरुकुल से शुरू होकर हम आज के स्कूलों तक पहुंचे। हाँ, एक तरह से देखें तो हमारी शिक्षा प्रणाली का ढांचा या कंकाल तो ब्रिटिश है, लेकिन हम उसमें एक भारतीय आत्मा डालने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सिर्फ कुशल कर्मचारी बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और चरित्रवान नागरिक बनाना भी है। इस बातचीत से मेरी तैयारी को एक नई दिशा मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा। आज 21वीं सदी की क्लासरूम में हम ज्ञान के युग के मूल्यों और प्रशासन के युग की संरचनाओं को मिलाकर एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी काम आए। अपनी तैयारी जारी रखिए, आप जरूर सफल होंगे।